नमस्कार, जय मिथिला। कैसे हैं आप लोग? और आज हम लोग आपको मैथिली प्रसंग यूट्यूब चैनल पे आप लोग को स्वागत कर रहा हूं। और हमेशा आप लोग के बीच मैथिली प्रसंग न्यूज़पेपर के माध्यम से विभिन्न राज्यों के गायक गायिका से साक्षात्कार कराते हैं। और आज हमारे बीच मिथिलांचल के सुप्रसिद्ध गीतकार, गायक और राइटर, अब हर क्षेत्र में उनका एक तूती बोलती है, जो बिहार रत्न, बिहार गौरव और मिथिला विभूति ना जाने कई सम्मानित संस्था से इन्हें पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुआ है। तो आइए आज हम लोग आपके बीच आप लोग का प्यारा और मिथिला विभूति श्री अशोक चंचल जी से साक्षात करते हैं। तो आइए अशोक चंचल जी। जी नमस्कार राजीव जी। और आज जैसे कि आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो जैसे कि मैथिली प्रसंग के बारे में तो आप जानते हैं अच्छी तरह, क्योंकि हम लोग पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो विभिन्न राज्यों के कलाकार और मैथिली के कलाकार को हम अपने पेपर के माध्यम से आप लोग के बीच लाते हैं। और हम लोग अब यूट्यूब पे भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं। इसके बारे में कुछ हमें बताइए। राजीव जी, सबसे पहले हम मैथिली गायक और मैथिली गीतकार छी, तहत हम मैथिली में सबसे पहले समस्त दर्शक और श्रोता के नमस्कार करै छियनि। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हिंदी में आप हमसे सुनना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैथिली प्रसंग के बारे में आज से कुछ वर्ष पहले आपसे बात हुई थी। और जिस तरह से निरंतर ये मैथिली प्रसंग उन्नति कर रहा है, अपने क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, मैं भी इस मैथिली प्रसंग के लिए हमेशा शुभकामना देता हूं आपको। और आशा ही ने विश्वास रखता हूं कि आपका ये मैथिली प्रसंग निरंतर आगे बढ़ता जाए। अभी जैसे गीतकार आप हैं और अच्छे गायक भी हैं और संगीतकार भी हैं, तो इसका शुरुआती जर्नी कुछ बताइए, क्योंकि अभी तो यूट्यूब का ज़माना आ गया है, आजकल बहुत ये हो गया। तो आप लोग का समय में ये कैसा था, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत लंबी बात है, कम से कम आपको 45 वर्ष पीछे जाना होगा। उस समय में बचपन में गांव में दुर्गा पूजा या किसी ऐसे समय में गांव में नाटक का कार्यक्रम हुआ करता था। और स्थानीय कलाकार, क्या कहा जाए, ग्रामीण कलाकार, उसमें बच्चा कलाकार के रूप में हम लोगों को मौका दिया जाता था। और मुझे जहाँ तक याद है कि हमने अपने गांव में पहली प्रस्तुति जो दी थी, वो मुझे एक कुर्सी पे खड़ा करके माइक के सामने, वो पहले थुम्बा के तरह माइक पहले स्टेज पे लटका हुआ रहता था, उसमें मुझे गाने को कहा गया था। और पहली बार जब मैं उस समय उस स्टेज से अपने गांव में प्रस्तुति दिया था, गाया था, तो लोगों का बहुत आशीर्वाद मिला था। और वहीं हमारे गांव के कुछ प्रमुख लोगों ने हमें कहा कि आप गाना सीखो, गाना के क्षेत्र में आगे बढ़ो। और वहीं से हमारे इस संगीत की यात्रा शुरू हो गई। जैसे कि अशोक चंचल जी, आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि अशोक चंचल जी कहाँ से आते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, और इस संगीत लाइन में आपका आना कैसे हुआ। और इसके बारे में कुछ अपने दर्शकों को हमारे दर्शक, आपके दर्शक और जो आपके जानते हैं, बहुत सारे लोग को ये नहीं पता कि अशोक चंचल कहाँ के रहने वाले हैं, इनका आगमन कैसा हुआ संगीत क्षेत्र में। थोड़ा अपना परिचय भी बताएं। राजीव जी, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि जिस मैथिली भाषा की आप बात कर रहे हैं, उस मैथिली भाषा के हमारे सर्वश्रेष्ठ और सर्वपूज्य नायक कहें, गीतकार कहें, गायक कहें, विश्व प्रसिद्ध विद्यापति जी, महाकवि विद्यापति जी का स्थान बिस्फी। और मात्र वहाँ से 5 किलोमीटर बगल में मेरे गांव का नाम भी अजीब है, आपको हंसी भी आएगी और उसका भी इतिहास है, लेकिन मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता। मैं कह दूं कि हमारे गांव का नाम है दुल्हा, और मैं उस गांव का निवासी हूं। उसी गांव से हमारे संगीत की यात्रा शुरू हुई थी और निरंतर आज तक मिथिलांचल में मैं गाता रहा, देश के हर एक जगह पे अपनी प्रस्तुति देता रहा। बाद में मैं गीतकार भी बना और आज तक जो भी हूँ
आपके सामने हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, अब ये बताएं, जैसे कि आप मधुबनी ज़िला से आते हैं, बिहार के एक छोटे से गांव दुल्हा गांव से आते हैं, तो ज़रा ये भी बताइए कि जैसे आपका पहला रचना या पहला गायकी कौन सा कैसेट से आपका हुआ था, ज़रा उसके बारे में भी दर्शकों को बताएं। हमारी सबसे पहली रचना थी दुमका में झुमका है रोलन, काशी में कनवाली, और वो गाना आज भी प्रसिद्ध है। उस गाना को बहुत से गायकों ने गाया, मैं स्टेज पे गाता रहा और बहुत से गायकों ने इसकी रिकॉर्डिंग की। जैसे बॉम्बे से रिकॉर्डिंग इसकी श्रीमान ज्ञानेश्वर दुबे जी ने किया, फिर सनेश कैसेट में श्रीमान हेमकांत जी ने किया, और बहुत से गायकों ने इसे गाया। और मैं आपको खुशी से एक उदाहरण दूं, हालांकि मैंने इस पे कोई क्लेम नहीं किया, लेकिन भोजपुरी की एक फिल्म है गंगा, और उस गंगा फिल्म में जिसमें मनोज तिवारी हैं और अमिताभ बच्चन जी भी हैं, उस फिल्म में भी हमारे इस गाने को लिया गया है। हालांकि दुर्भाग्य है कि उसमें नाम मेरे जगह किसी और का दे दिया गया है। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपका नाम नहीं दिया, लेकिन पहले के जो गायक गायिका हुआ करते थे और अभी के जो गायक गायिका है, इस दोनों में आप किस चीज़ का मतलब बदलाव देख रहे हैं? बहुत बदलाव है। पहले के जो गायक थे या गायिकाएं थी, उनको सुनने के लिए लोग 2500 किलोमीटर से आते थे, उनको मंच पे देखने के लिए आतुर होते थे, बहुत ही आकांक्षाएं रहती थी कि काश उस गायक या गायिका को सामने से रूबरू हो करके देखूं। लेकिन अंतर इतना ही है कि आज के सभी गायक गायिका सुबह में जगते हैं और सुबह से जैसे भीख मांगने जैसा होता है कि एक गाना गाए, मेरे गीतों को सुने, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यानी आज गायक और गायिका सुनाने को दिन रात परेशान हैं, उस समय हमें सुनने के लिए लोग आया करते थे। आप मिथिला मैथिली संगीत को किस नज़र से देखते हैं? मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ सका कि किस नज़र का मतलब क्या। जिस तरह से अभी मैथिली इंडस्ट्री, जिस हिसाब से भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, मैथिली इंडस्ट्री जो पीछे चल रही है, क्योंकि अभी के दौर में देखा जाए तो जितने भी मैथिली गीत आ रहा है उसमें 90% जितने भी गीत है या तो भोजपुरी से इंस्पायर है या अलग क्षेत्रों से इंस्पायर है, क्योंकि भोजपुरी से ज़्यादातर इंस्पायर होता है, लेकिन मैथिली का अपना एक रुतबा है, क्योंकि मैथिली इंडस्ट्री का जो गाना है हिंदी फिल्म में भी उसको उपयोग किया गया है। लेकिन अभी के दौर में भोजपुरी और मैथिली, जो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैथिली इंडस्ट्री को, मैथिली गीत संगीत को आप किस नज़र से देखते हैं, ये बताइए। सबसे पहले तो क्षमा करेंगे राजीव जी कि मैथिली किसी भाषा से इंस्पायर नहीं है। मैथिली बहुत धनी है, शब्दावली में, लिपि में, रचना में, गायकी में हमारे गायकों का कोई जवाब नहीं है, हमारे गायिकाओं का कोई जवाब नहीं है। उदाहरण के लिए पद्मश्री विंध्यवासिनी देवी, पद्मश्री श्रीमती शारदा सिन्हा, रंजना झा, कुंज बिहारी मिश्र, हेमकांत झा, ज्ञानेश्वर दुबे, आज का अगर आप बात लें तो पूरे विश्व में छाई हुई हमारी मैथिली ठाकुर। हमारे गायक गायिका किसी भाषा से इंस्पायर नहीं है, हमसे लोग इंस्पायर होते हैं। हाँ, ये समय का चक्र है कि भोजपुरी आज सिर्फ भोजपुरी क्षेत्र ही नहीं, वो विश्व की एक भाषा बन गई है। और भोजपुरी में एक से एक अच्छे गीत आते रहे, आज भी आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर गीत इस तरह के बन रहे हैं जो आम यंग लोगों को सुनने में बहुत अच्छा लगता, या उसे सुन करके वो अपने को आनंदित करते हैं, चाहे वह गाना अश्लील ही क्यों ना हो। इसलिए भोजपुरी आगे बढ़ रहा है, वरना अष्टम अनुसूची में आज से बहुत वर्ष पहले मैथिली चला गया। भोजपुरी का अभी भी स्थान नहीं है। और आपके नॉलेज में मैं ये दे दूं कि हम किसी से इंस्पायर नहीं होते। रही बात भोजपुरी के नकल की, तो मुझे दुख है कि मैथिली में एक तो हमारा क्षेत्र छोटा है, दूसरा भोजपुरी क्षेत्र के चाहे जो भी हों वो भोजपुरी बोलते, लेकिन हमारे मैथिली क्षेत्र में
अग्रे जातों की भाषा कुछ और है, पिछड़े जातियों की भाषा कुछ और है, सब चेंज हो जाता है। और इसलिए हमारे क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोजपुरी सुन रहे हैं। हमारे मैथिली में गायक तो हैं, गीतकार बहुत हैं, लेकिन संगीतकार का बहुत अभाव है, जिससे कोई नया धुन नहीं बन पाता। और हमारे गायक गायिकाओं के आदेशानुसार हम लोगों को पहले ही ये बता दिया जाता है कि आप इस धुन पे हमें ये गीत लिख दीजिए, मजबूरन हम उसी धुन पे गीत लिख के देते हैं। क्या अश्लील गीत गा के ही नाम कमाया जा सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अश्लील गीतों को गा करके नाम कमाया जाता तो वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा अच्छे चीज़ों को लेकर के मैथिली ठाकुर विश्व प्रसिद्ध हो रही है। इससे ज़्यादा जवाब हम आपको क्या दे सकते हैं। विद्यापति मंच एक व्यापार हो गया है? ये कुंठित दिमागों का सोच है। विद्यापति मंच कभी व्यापार न था न है। हाँ, विद्यापति मंच की प्रस्तुति कमज़ोर हो गई है और हो सकता है उस मंच के माध्यम से कुछ लोग कुछ पैसे को इकट्ठा कर लेते हों, लेकिन ये व्यापार नहीं है। विद्यापति मंच पे क्या विद्यापति गीत ही होना चाहिए या अश्लील गीत भी होना चाहिए? राजीव जी, मेरे ख्याल से क्षमा करेंगे, आपका प्रश्न ही गलत है। आपने कहा सिर्फ विद्यापति गीत ही होनी चाहिए या अश्लील गीत होनी चाहिए। अश्लील गीत तो भी होना चाहिए, फुहर हाँ, सॉन्ग। मेरा कहने का मतलब तो ये है। विद्यापति गीत या विद्यापति पर्व समारोह में सिर्फ विद्यापति गीत हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोगों के मनोरंजन के लिए लाइट गीत भी जरूरी है और फोक गीत भी जरूरी है, हमारा पारंपरिक गीत भी जरूरी है। अश्लील गीत हो ये तो कहीं से मेरे दिमाग में नहीं है। जैसे कि मैथिली प्रसंग का हमेशा मांग ये रहा कि मिथिला विभूति सम्मान राशि 1 लाख होनी चाहिए और मिथिला रत्न सम्मान राशि 51,000 रुपया होना चाहिए। और जो अभी मिथिला रत्न मिथिला विभूति जो बांटा जा रहा है, जो उस लायक या उस योग्य नहीं है, उसे भी दिया जा रहा है अलग अलग संस्था से। तो इस पे कुछ आप टिप्पणी डालिए। ये सम्मान राशि की बात आपने की कि 1 लाख मिले या 50,000 मिले, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिले, जिस संस्था के पास जितना सामर्थ्य है वो क्यों नहीं सम्मान राशि दे। सम्मान राशि तो देनी ही चाहिए, लेकिन सिर्फ सम्मान की बात हो तो हमारे मैथिली में एक कहावत है कि पान नहीं तो पान के डंटी से अपने के सम्मान करै छी। तहत अगर हमें सम्मान देना है तो ये किसी भी संस्था के लिए या कोई भी संस्था स्वतंत्र है। वो अगर हमें एक प्राइवेट स्कूल बच्चों को सर्टिफिकेट बांटता है तो एक सामाजिक संस्था किसी को सम्मान क्यों नहीं दे सकता है। और अगर पैसे नहीं है तो वो सम्मान देने के लायक नहीं है, ये मेरे दिमाग से अलग बात है। जैसे कि आप देखिए अभी का समय में जो गायक हमेशा मिथिला मैथिली के लिए तत्पर हैं, उन्हें आज तक मिथिला रत्न मिथिला विभूति नहीं मिला है। और जो अभी नए कलाकार हैं, ना उनको गाने का ढंग है, ना सुर ताल की ज्ञान है, उन्हें मिथिला रत्न मिथिला विभूति दिया जा रहा है। इससे आप कुछ उस पे पर्दा डालिए, क्या है नहीं है, थोड़ा इस पे आप संक्षिप्त में 2 लाइन बताइए। मैं पर्दा नहीं डालूंगा, हाँ, पर्दा उठाऊंगा। पर्दा उठाइए कि क्या होनी चाहिए। दरअसल ये हमेशा से होते आया है। अगर संस्था के कुछ पदाधिकारियों के कुछ कलाकार नज़दीकी हैं तो उनको पहले सम्मान दे दिया जाता है। ये सिर्फ मैथिली में नहीं, हर एक क्षेत्र में आप ऑस्कर अवार्ड तक चले जाएंगे तो उसमें भी ये बातें होती है। हमारा क्षेत्र छोटा सा है, इसलिए जल्दी पता चल जाता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इसके लायक हैं उसी को मिले, ये हमारी इच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। अभी के दौर में देखा जा रहा है कि बहुत सारे कलाकार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जैसे विद्यापति मंच जो है सिर्फ ब्राह्मण झा मिश्रा लोग के लिए रह गया है, क्योंकि अनेक जो जाति में जैसे आजकल विद्यापति गीत मुसलमान भी गाते हैं और जो कास्ट है वो लोग भी गा रहे हैं। तो बहुत सारे कलाकार का ये भी कहना है कि विद्यापति मंच पे सिर्फ झा मिश्रा ब्राह्मण लोग का ही राज है। तो इसमें जो और कलाकार जो अच्छे गीत गाते हैं, क्या उन्हें भी मौका मिलना चाहिए मंच पे? क्यों नहीं मिलना चाहिए। और झा
मिश्रा या उच्च वर्ग के जातियों के लोगों को इसमें मौका मिलता रहा, मैं इसका प्रत्यक्ष गवाह हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि छोटे जातियों के तबकों के लोगों को मौका नहीं मिला। आप अच्छे से ध्यान कर सकते हैं, सुरेंद्र यादव मैथिली मंच के जाने माने गायक हैं। अशरफी अजनबी जी जाति से दुशाद हैं, लेकिन मैथिली मंच पर उनका बहुत बरसों तक साम्राज्य रहा। विद्यापति मंच के इकलौते कलाकार होते थे जिन्हें सुनने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। और अशरफी अजनबी जी शारदा झा के साथ उस समय मंच किया करते थे, डुएट गाया करते थे। तो जातियों में इसे ना बांटा जाए तो अच्छा है। उनकी सहभागिता कम थी तो वो उससे इंटरेस्ट नहीं लेते थे, उस पर आना नहीं चाहते थे, आते नहीं थे, इसलिए ये उच्च जाति के लोगों के लिए बदनाम हुआ। वरना विद्यापति मंच किसी जाति के लिए रोका गया नहीं है, कोई भी गा सकता है, कोई भी आ रहा है। जैसे कि आप बताएं, ये बात बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी जो विद्यापति समारोह जो हो रहे हैं, इस पे देखा जा रहा है कि बहुत सारे पॉलिटिशियन का भी कब्जा हो चुका है, जो उस राजनीति का एक अखाड़ा भी कहा जा रहा है विद्यापति मंच पे। तो क्या विद्यापति समारोह को राजनीति से दूर रख के और विद्यापति जी का ही 90% गुणगान होना चाहिए, इससे आप सहमत हैं? राजीव जी, आपके ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं और बहुत दमदार प्रश्न है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि मिथिलांचल में सिर्फ एक विभूति विद्यापति ही नहीं थे। मिथिलांचल में उसके अलावे भी बहुत विभूति हुए, जैसे लोरी, सलहेश, दीना भद्री, अयाची मिश्र, फिर आप विद्यापति का भी नाम ले रहे हैं। तो विद्यापति मंच पे सभी लोगों का गुणगान होता है, हुआ है और होनी भी चाहिए। और आज के समय में सभी बाहुल्य के लोग विद्यापति मंच से जुड़े हैं। सभी महान विभूतियों का गायन वादन होता है। अब रही बात राजनीतिक प्रवेश की, तो हमेशा से संगीत, गायन, वादन, नृत्य ये राज्य का ही चीज़ रहा है। पहले राजाओं के सामने प्रस्तुति हुआ करता था, पहले दरबार में गीत संगीत की प्रस्तुति होती थी, आज वो मंच पे हुआ। आज के राजा हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री हैं, तो आज उनका प्रवेश इस मंच पे हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है और ये अतिशयोक्ति नहीं है, ऐसा हमेशा होता रहा है। आज भी राजनीतिज्ञों का प्रवेश उस पे हो रहा है। विद्यापति मंच में जो देखा जा रहा है कि आप भी देखते होंगे, जो अधिकतर कुछ ही कलाकार को मंच पे कार्यक्रम करने का मौका मिलता है। जहां विद्यापति समारोह होता है, कुछ ही कलाकार, जो जाने माने कलाकार को ही मौका मिलता है। जो नए कलाकार हैं उन्हें मौका नहीं मिल रहा है। इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? जी हाँ, तो ये मैथिली में ही थोड़े हो रहा है, ये हर एक भाषा के मंच पे होता है। हम कहते हैं कि जब अनूप जलोटा साहब का चलती था तो मंच पे आप जहाँ भी विश्व में जाएं, भारत में जाएं, अनूप जलोटा साहब आते थे, पंकज उदास साहब आते थे, गुलाम अली साहब आते थे, उषा उत्थप आती थी, पिनाज मसानी आते थे, किशोर साहब आते थे, रफ़ी साहब आते थे, लता जी आती थी। जब जिस गायक का, क्योंकि ये टैलेंट है और जिसे लोग पसंद करते हैं उसे ही ज़्यादा जगह बुलाया जाता है। तो आज के भी समय में जो गायक प्रसिद्धि पा रहा है, जो गायक गायिका लोगों का ज़्यादा मनोरंजन कर रहा है, स्वाभाविक है ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर उसे ही बुलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नए कलाकारों को मौका नहीं मिल रहा है, नए कलाकारों को भी मौका मिलता है। ज़रूरत है कि वो कलाकार इसके लिए कितने मेहनत को कर रहे हैं और कितने प्रयासरत हैं उस मंच तक पहुंचने के लिए। चलिए, अब थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न की तरफ आते हैं। आपका कुछ प्रचलित गीत रचना के बारे में ही बताएं। हाँ, जैसे आपने कह दिया कि हमारा पहला गीत दुमका में झुमका, हमारा गीत धूप दीप माला लेने शरण में लो राम बाबू झा, हमारा गीत आमोद कुमार झा ने गाया हे लाल भोजी लजाई छिकिया, हमारा गीत पुष्कर भारती ने गाया गौरी के ललना, हमारे गीतों को जूली झा ने आज के समय में गाया छोड़ू छोड़ू सैया भोर भगले।
तो ऐसे हजारों गीत हमारे आए, आज हजारों गीत मैं लिख चुका हूँ और उतना नाम गिनाऊंगा तो शायद दिन बीत जाए। हमारे बहुत गीत मार्केट में आए और उसे लोग गाते रहे। अभी भी मैं लिख रहा हूँ और आपके दुआ से आज भी 3 गीतों का रिकॉर्डिंग करके आ रहा हूँ। जैसे कि आपने बताए हैं, और जैसे आप भारत के अलावा कहाँ कहाँ अपना कार्यक्रम किए हैं और आप कितने भाषा में गाना अभी तक लिख चुके हैं? राजीव जी, मैं भारत के अलावा नेपाल गया, मॉरिशस गया, ज़्यादा देश तो नहीं जा सका, लेकिन क्योंकि मैथिली में अभी बहुत खुशी की बात है, अब सिंगापुर में भी विद्यापति पर्व समारोह हो रहा है, मौका मिला तो जाऊंगा। गायन के रूप में तो नहीं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि सम्मान के लिए मुझे अब बहुत जगह बुलाया जा रहा है। हो सकता है सम्मानित करने के लिए मुझे वहाँ भी कभी बुलाया जाए, तो मैं उसमें जा रहा हूँ। बाकी अपना दौर तो अब समाप्त हुआ गायन का, सिर्फ आज के समय में लिख रहा हूँ। सभी कलाकार अपने छोटे भाई हैं, अपने बच्चे हैं, सभी के लिए लिख रहा हूँ और उन सभी का हमें सम्मान मिल रहा है। इससे ज़्यादा मुझे ज़िंदगी में नहीं चाहिए। मुझे बहुत कुछ मिला और बहुत सम्मान मिल रहा है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आखिरी समय तक ये सम्मान मिलता रहे और मैं आप लोगों के सेवा के लिए कुछ लिखता रहूं। जैसे कि अब ज़्यादा टाइम आपसे नहीं लेंगे, जैसे हम लोग मैथिली प्रसंग, हम लोग का ट्रस्ट भी है, न्यूज़पेपर भी है, अब जैसे सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं, तो हम लोग कई सालों से इसके ऊपर लगे हुए हैं। और हमारे जो विनय जी हैं, हम हैं और सारे कई हमारे टीम हैं। तो आप देखे होंगे कि मिथिलांचल में सबसे अधिक जो कलाकार को हम लोग जो अपने पेपर के माध्यम से, मेरा ही पेपर लाया गया है। इसके साथ बहुत सारा पेपर भी आया, लेकिन हम लोग आज भी टिके हुए हैं। तो आगे ज़रा आप ये बताइए कि हम लोग का कार्य कैसा लग रहा है, और आपसे कोई संपर्क करना चाहे संगीत के लिए, गीत के लिए, तो आपसे कैसे संपर्क करें, और आपका जो किस टाइप का गीत के लिए संपर्क है, क्योंकि आजकल बहुत सारा फूहर गीत भी मांगा जा रहा है। इसके बारे में कुछ आने वाले जनरेशन को कुछ अपना ये बताएं कि कलाकार इस तरह से करें, क्योंकि बहुत सारा कलाकार आजकल अनट्रेंड सिंगर है, आप देख रहे होंगे यूट्यूब स्टूडियो में गाते हैं। इसके बारे में कुछ पर्दा उठाइए और हम इसी के साथ आपसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। जी हाँ राजीव जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। बहुत सारे कलाकार अनट्रेंड हैं, वो गायन के क्षेत्र में आ रहे हैं। आज के समय पहले कंपनी वाले कलाकारों को बुलाते थे और उनसे गवाया करते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। आज आप जो भी बोलना चाहें, जो भी गाना चाहें, चिल्लाना चाहें, आपके जेब में पैसा है, आप अपने को जाकर के किसी स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा लीजिए। आप अपना एक यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, आप उस पर डाल लीजिए, आपको रोकने वाला थोड़े कोई है। आपकी जो मर्जी है आप यूट्यूब पे निकाल दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। कलाकारों को सीखनी चाहिए, कलाकारों को सीख करके लाइन में आना चाहिए, अच्छे अच्छे प्रस्तुति को लेकर के मंच पे आना चाहिए और ये मंच निरंतर चलता रहे। अच्छे कलाकार मंच पे आते रहें, यही हमारी शुभकामना है। आप सभी मैथिली प्रसंग के साथियों को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। हमारे पास कोई इंटरव्यू लेने नहीं आता, इसलिए कि मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। बहुत ऐसे कलाकार हैं जो अपना इंटरव्यू के लिए संपर्क करते हैं, मेरा इंटरव्यू जाए, फलाने जगह जाए, चिल्लाने जगह जाए। आपने कहा तो मैं आपके साथ उपलब्ध था और मैं मैथिली प्रसंग के लिए इंटरव्यू दिया, और इसलिए भी इंटरव्यू दिया कि मैथिली प्रसंग की जो एक प्रस्तुति होती है कलाकारों की, वो मुझे दिल से भाया, बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं आप तमाम मैथिली प्रसंग के साथियों को धन्यवाद देता हूँ। जय मिथिला, जय मैथिली, जय भारत।